दोस्तों नमस्कार। 1.6 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों ये वो पैसा है जो चीन ने पिछले 20 सालों के अंदर अपने द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के नाम पर दुनिया भर के देशों में लोन के रूप में बांटा है, जो आज तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक द्वारा दुनिया भर में दिए गए टोटल लोन अमाउंट से भी ये ज्यादा है। चाइना ने ये पैसा दुनिया के करीब 150 कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए दिया है। मतलब चाइना तो यही कहता है, पर अमेरिका, इंडिया और दुनिया के कई देश चाइना पर कई बार ये एलिगेशन लगा चुके हैं कि चाइना अपने लोन के लालच में दुनिया के कई देशों को अपने डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना कब्जा कर रहा है, जिसके बाद इस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग चाइना अपने मिलिट्री पर्पज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कर रहा है, जैसा हमें श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका की सैटेलाइट इमेज ये प्रूफ देती है कि चाइना ने इन पोर्ट्स पर अपनी नेवी और मिलिट्री के कैंप्स स्टेब्लिश कर लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम चाइना की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी को डिटेल में जानेंगे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चाइना अपने लोन डिप्लोमेसी से दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करके उन्हें अपनी कॉलोनी में बदल रहा है। एक तरह से कहे तो चाइना इन देशों को इनडायरेक्टली टेक ओवर कर रहा है। मेरा नाम है सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। चाइना की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा टारगेट लो एंड मिडिल क्लास इकोनॉमिक कंट्रीज हो रहे हैं, जिनमें कई तो ऐसे देश भी शामिल हैं जिनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत भी नहीं है कि वह चाइना का लोन अमाउंट वापस पे कर सके, जिसके कारण इन देशों पर चाइना से लिया गया कर्ज उनकी GDP का करीब 20% तक पहुंच चुका है। और इनमें से कई देश तो पिछले कुछ समय से चाइना के इन मैसिव लोन को ना चुका पाने के कारण डिफॉल्ट तक कर चुके हैं या फिर डिफॉल्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक नाम श्रीलंका का भी है, जो कुछ महीने पहले ही चाइना के लोन के नीचे दबकर डिफॉल्ट कर चुका है। और अब पाकिस्तान भी इसी राह पर चल रहा है, जहां इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई 24.5% पर पहुंच चुका है। फॉरेक्स रिजर्व ना के बराबर बचे हैं, जिसके कारण जल्द ही पाकिस्तान भी डिफॉल्ट कर देगा। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना दूसरे देशों को इतना पैसा दे ही क्यों रहा है जो वह पैसे उससे वापस ना कर सके, और इससे चाइना को क्या फायदा है? तो दोस्तों इससे चाइना को बेनिफिट है, क्योंकि चाइना जानबूझकर इन छोटी इकोनॉमी वाले देशों को बड़े बड़े लोन दे रहा है, क्योंकि वह जानता है कि ये देश उसका पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। और फिर होगा क्या? चाइना इन देशों को इनडायरेक्टली खरीद लेगा और अपने जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री गोल्स के लिए यूज करेगा। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि चाइना हमेशा से दूसरे देशों को इतना लोन नहीं दिया करता था। इन सब की शुरुआत 1998 के बाद से हुई और 2000 के बाद तो चाइना ने बड़े पैमाने पर दुनिया भर के देशों को लोन देना शुरू कर दिया। ये लोन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम पर दिए जाते हैं। पर 2013 आते आते ये लोन अमाउंट और भी कई गुना ज्यादा हो गई, क्योंकि इस दौरान चाइना ने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI लॉन्च किया, जिसके अंदर चाइनीज गवर्नमेंट का प्लान है कि वह चाइना को एशिया, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ज्यादातर देशों से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाकर जोड़ेंगे, जिसके अंदर दुनिया के कई देशों में चाइना रोड्स, ब्रिज, पोर्ट्स एंड पावर प्लांट्स बना रहा है। चाइना दुनिया के सामने इन प्रोजेक्ट्स को एक हेल्प की तरह दिखाता है, जो वह इन डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कर रहा है। अब भले ही चाइना का कुछ भी कहना हो, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि चाइना का ये BRI प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में फंसाना है, ताकि चाइना इन कंट्रीज की इकोनॉमी को भी अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सके। यहाँ तक कि चाइना इन कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी मिलिट्री पावर मजबूत करने के लिए भी प्रयोग में लाना चाहता है। और इस पॉलिसी से इन देशों को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। वे अपना लोन वापस ना चुकाने के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाते हैं और डिफॉल्ट हो जाते हैं। पर इन सब चीज़ों से इन छोटे देशों पर चाइना का कंट्रोल और भी मजबूत हो जाता है और ये देश इनडायरेक्टली चाइना की कॉलोनी की तरह एक्ट करते हैं। ये अभी आप जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, इनमें उन देशों को हाईलाइट किया गया है जिन्होंने चाइना से लोन लिया हुआ है। और इन सभी देशों में चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि जब कभी भी वर्ल्ड फॉर्म पर चाइना के खिलाफ कोई बात होती है तो ये सभी कंट्री हमेशा चाइना की साइड लेते हैं। अब आप पाकिस्तान को ही देख लो, जो हर इंटरनेशनल फॉर्म पर भारत में माइनॉरिटी पर हो रहे झूठे अत्याचार के मुद्दे उठाता रहता है। पर जब बात चाइना में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार, यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर उनकी हत्या होने पर बात आती है, तब चाइना और यहाँ तक कि दुनिया के लगभग सभी देश चुप्पी साध लेते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर इन कंट्रीज ने ऐसा नहीं किया तो चाइना कभी भी इनसे अपनी हग अमाउंट ऑफ लोन वापस मांग लेगा। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये सभी देश अभी इतने काबिल ही नहीं है कि वे चाइना के इतने बड़े लोन को वापस कर सके। चलिए थोड़ा नंबर से समझते हैं कि चाइना ने किस देश को कितना लोन दिया है। तो इसकी शुरुआत अपने एशिया से करते हैं। चलिए भारत के किसी भी पड़ोसी देश का नाम सोचिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप जिस भी देश का नाम सोचेंगे उस देश पर चाइना का कर्जा है। एग्जाम्पल के लिए नेपाल पर चाइना का $216 मिलियन का लोन है, बांग्लादेश पर $4 बिलियन का, पाकिस्तान पर $78 बिलियन का और श्रीलंका पर चाइना का करीब $5 बिलियन का लोन है। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर इन देशों की इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में क्यों है, क्योंकि इन देशों का सालाना बजट का करीब 20 से 30% भाग तो चाइना की लोन की EMI चुकाने में ही चला जाता है। अमेरिका के दूसरे प्राइम मिनिस्टर जॉन एडम्स का कहना था कि अगर आपको किसी देश को गुलाम बनाना है तो इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप ताकत से उसे जंग में हरा दो
और दूसरा रास्ता उसे भारी कर्ज दो कि जिसे वह चुका ना सके। इन दोनों ही तरीकों से आप किसी भी देश पर कब्जा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद चाइना ने जॉन एडम्स की कर्ज वाली बात को काफी ज्यादा ही सीरियस ले लिया। शायद इसलिए चाइना धीरे धीरे देशों को गले तक कर्ज में डुबाकर उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। और आज के समय तो कई देश तो पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में आ भी चुके हैं, जहां पॉलिटिकल लीडर से लेकर उन देश की इकोनॉमी भी अब चाइना के हाथों में है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं श्रीलंका को ही मानता हूँ। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसका कंस्ट्रक्शन 2008 में श्रीलंका ने चीन के बैंक एक्जिम से लोन लेकर शुरू किया था, तब तो इस लोन में श्रीलंका को कई बिलियन डॉलर मिले, लेकिन लोन किन शर्तों पर मिला या वो पैसा कितना इंटरेस्ट पर मिला, इसके बारे में कोई भी जानकारी श्रीलंका या चाइना द्वारा पब्लिक नहीं की गई है। वैसे पोर्ट का काम शुरू होने से पहले श्रीलंका को इस प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा विश्वास था। इसका एक कारण था श्रीलंका की इंडो पैसिफिक ओशन में स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसके कारण श्रीलंका के इकोनॉमिस्ट का मानना था कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के बनने के बाद यहाँ पर हर साल करीब 30,000 ट्रांसपोर्ट शिप डॉक करेगी। पर इसके बाद क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। श्रीलंका का यह पोर्ट जब बनकर तैयार हुआ तो इसमें हर साल केवल 30 से 35 शिप्स ही आती थी, जिसके कारण श्रीलंका के लिए पोर्ट को चलाने का खर्चा निकालना भी काफी मुश्किल हो गया। और इससे प्रॉफिट कमाना तो दूर, श्रीलंका इस पोर्ट से चाइना का मोटा इंटरेस्ट भी नहीं दे सका, जिसके बाद चाइना ने भी अपने पैसे के बदले श्रीलंका के इस हम्बनटोटा पोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया। और भारत और अमेरिका के विरोध जताने के बावजूद भी ना चाहते हुए भी श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। और अब जिसका भारत और अमेरिका को डर था वही हो रहा है। श्रीलंका के इस पोर्ट पर चाइना समय समय पर अपनी नेवी शिप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजता रहता है। यदि सही मायने में कहूँ तो चाइना ने श्रीलंका के पोर्ट को इंडो पैसिफिक में अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया है, और चाहते हुए भी भारत इसका कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही कुछ 16 मई 2013 को पाकिस्तान में देखने को मिला, जब चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पोर्ट को बनाने के लिए चाइना से एक बड़ा लोन लिया था। पर जब पाकिस्तान को पोर्ट से कोई फायदा नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने 40 सालों के लिए इसे चाइना को दे दिया। और अब तो चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए बनाई गई एक्सप्रेसवे से सीधा चाइना से जोड़ दिया है, जिसके कारण अब चाइना पाकिस्तान के पोर्ट से ही व्यापार करके वहां से चीजें मंगवाता है और उन्हें सीधा पाकिस्तान से चाइना भेज देता है, जो चाइना के लिए तो काफी बेनिफिशियल साबित हो रहा है। वैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सुरेश भाई, चाइना और पाकिस्तान तो जियोग्राफिकली एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है, तो चाइना ने पाकिस्तान से ग्वादर तक सड़क कैसे बनाई? वैसे अगर आप इंडियन ऑफिशियल मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच केवल पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही है जो इन्हें अलग अलग करता है। पर क्योंकि आज के समय पीओके का कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है, इसलिए पाकिस्तान ने यही जमीन को चाइना को इस पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए दिया है। और चाइना से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाने वाली ये इकोनॉमिक रोड भी इसी रास्ते से होकर जाती है। अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर 2015 तक चाइना ने पाकिस्तान को करीब $5.8 बिलियन लोन दिया, जो उस समय पाकिस्तान की जीडीपी का करीब 5% था। लेकिन धीरे धीरे चाइना पाकिस्तान को इतना लोन देता गया कि आज के समय पाकिस्तान पर चाइना का करीब $78 बिलियन का कर्ज है, जो पूरे पाकिस्तान की करीब 20% जीडीपी है। सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की केस स्टडी की माने तो 2015 में पाकिस्तान में चाइना की मदद से 122 प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, लेकिन इनमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। यहाँ पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर चाइना किसी देश में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तौर पर पैसे दे रहा है तो वह पैसे उस देश के लोगों या फिर गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचते, बल्कि चाइना यहाँ पर भी अपनी चालाकी दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर चाइना द्वारा पाकिस्तान में बनाए गए इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाए तो चाइना ने वहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में अपनी खुद की कंपनियों को ही प्रोजेक्ट दिए थे। इसके अलावा वर्कर्स तक भी चाइना से ही बुलाए गए थे, यानी घुमा फिराकर चाइना द्वारा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दिया गया लोन वापस चाइना इकोनॉमी में ही चला गया। अब पाकिस्तान इसका इंटरेस्ट भी देगा और इससे भी चाइना को फायदा होगा। और अगर पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट फेल भी हो गया और पाकिस्तान इंटरेस्ट चुकाने में नाकामयाब रहा, पूरी रोड पर चाइना अपना कब्जा कर लेगा और इसे अपने मनमाने तरीके से प्रयोग करेगा। यानी दोनों ही तरह से चाइना का फायदा ही फायदा है। चाइना को देखकर मुझे तो अपने देश के बैंकों की याद आ गई, जो मिडिल क्लास इंसान के सही समय पर ईएमआई ना भरने पर उसकी गाड़ी या मकान पर अपना कब्जा कर लेते हैं। आज के समय चाइना द्वारा दुनिया भर में बांटा गया लोन अमाउंट पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब 6% है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिसर्च का कहना है कि चाइना अपने सभी लोन को काफी सिस्टमेटिक तरीके से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को देता है। इसी रिसर्च में 1959 से 2017 के बीच चाइना द्वारा दूसरी कंट्रीज को दिए गए 2000 लोन और 3000 ग्रांट्स की कमोड रिपोर्ट बनाकर उस पर रिसर्च करने से पता चलता है कि चाइना मोस्टली अपनी बीआरआई स्कीम के
तौर पर दूसरे देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। 2005 से पहले तक चाइना द्वारा दिए जाने वाला लोन अमाउंट इतना बड़ा नहीं होता था। उस समय चाइना द्वारा किसी देश को दिया गया मैक्सिमम लोन उस देश की जीडीपी का करीब 1% तक होता था। लेकिन 2005 के बाद से लोन देने में चाइना ने काफी तेजी दिखाई है और 2013 में बीआरआई के लॉन्च के बाद तो ये अमाउंट और भी तेजी से बढ़ने लगा और आज के समय कई कंट्रीज को चाइना ने उनकी अपनी जीडीपी का करीब 10 से 15% तक लोन दिया हुआ है। ऐसे ही कुछ देश के नाम हैं: कांगो, जिबूटी, कजाकिस्तान, कंबोडिया, मालदीव, टोंगा, मंगोलिया, जाम्बिया। इसके अलावा कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें चाइना ने सबसे ज्यादा लोन दिया है। पाकिस्तान 77.3 बिलियन डॉलर, अंगोला 36.3 बिलियन, इथोपिया 7.9 बिलियन, केन्या 7.4 बिलियन और श्रीलंका 6.8 बिलियन। इसके अलावा ब्राजील 29 बिलियन, वेनेजुएला 62 बिलियन, अर्जेंटीना 7.9 बिलियन और मैक्सिको 1 बिलियन। और आपको यह भी बता दूं कि मैक्सिको अमेरिका का पड़ोसी है, यानी चाइना अमेरिका के साथ भी वही कर रहा है जो भारत के साथ उनके पड़ोसियों को लोन देके जाल में फंसा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपने दुश्मन देशों के खिलाफ उन्हें एक मिलिट्री के तौर पर बेस के रूप में यूज ले। अब जिन भी देशों ने ये कर्ज लिया है उनको लग रहा है कि चाइना हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है, लेकिन असल में उनको ये कर्ज जाल में फंसाकर अपना गुलाम बना रहा है। उसके बाद ये देश इनडायरेक्टली चाइना के कब्जे में आ जाएंगे। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्या चाइना की ये डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में दूसरे देशों को कुछ करना चाहिए? और ऐसी ही रिसर्चेबल वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बारे में आप ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद।